हेलो एवरीवन, वेलकम। सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। आप सभी थंबनेल देख के आए होंगे, वैसे तो नहीं आए तो दोबारा जाके देख सकते हो। ठीक है, टाइटल वगैरह सब चीज़ देख के आए हो तो गैस, जो लोग तुक्का भिड़ा के गलती से आ गए वो गैस करो कौन सा चैप्टर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। आज का जो चैप्टर होगा वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है, तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं बिना देरी करे। तो नमस्कार सभी को। आज के सेशन में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10th का एक बहुत मज़ेदार सा टॉपिक जिसका नाम है इंसानी आँख और रंगीन दुनिया। बहुत बढ़िया, यानी कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। हाँ जी, आज के सेशन में हम इस चैप्टर को पूरा करने जा रहे हैं। साथ में इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहेंगे बीच बीच में। जो जो टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है मैं उनके बारे में भी आपको बताता रहूँगा और उन टॉपिक्स पे ज़रा गौर करते रहिएगा। पूरे चैप्टर में खास बात है कि अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आ रहा है तो वो लड्डू सा आ रहा है, मतलब आप आराम से उसको कर सकते हो। और थ्योरी आपकी भरपूर भरी पड़ी है। कुछ कॉन्सेप्ट है, अगर आप उनको कर लोगे तो आपके क्वेश्चन धीरे 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 करके आप आराम से कर सकते हो। तो चलिए जरा मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। कौन सा चैप्टर है आपका? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे इस चैप्टर का होने जा रहा है वही है क्या? इंसानी आँख। तो आओ जरा शुरू करते हैं आई के बारे में। तो आपको पता होगा आई क्या है सर? ये एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम लोग देख पाते हैं। सर आपकी एज में तो इससे हम लोग गाली भी देते हैं, सर बीप की आंख है। कितनी अच्छी बात है सर, कितनी बहुत बढ़िया बात सिखा रहे हो। नालायकों सुधर जाओ, वैसे ये काम करना बहुत जरूरी है। भैंस की आंख, ठीक। जरा देखो तो क्या लिखा आपने? आई। आई क्या है? एक सेंस ऑर्गन है जो कि हमें क्या काम करता है? डेट अलाउज सेंस ऑर्गन that allows us to see। एक ऐसा सेंस ऑर्गन जिसकी मदद से हम लोग चीजों को देख पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आई बोलते हैं। तो चलिए जरा बात करते हैं आंख की। तो आंख का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूंगा तो आपको नॉर्मली मेरी आंख दिखाई दे रही होंगी, नहीं दिख रही थी, अब देख लो। ठीक है, तो मेरी आंख आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। वो किस तरीके से आपको आंख दिखाई देती है? आप अपनी आंख भी शीशे में देखते हो तो आपको इस तरीके का ही एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहाँ पे गोल गोल पानी और बीच में एक छोटा सा काला सा पप्पी है ना, मतलब होल होता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको इस तरीके से आंख का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। लेकिन हम लोग साइंस के बालक होने के कारण, साइंस के नहीं सर, हम तो अपने मम्मी पापा के हैं, आप हो गए साइंस के, मतलब साइंस के स्टूडेंट हैं हम लोग। तो साइंस के स्टूडेंट होने की वजह से हम लोग जो यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पूरे स्ट्रक्चर में क्या क्या आने जा रहा है जरा बात करते हैं। देखो कायदे में जो मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ ह्यूमन आई की, मैं क्या काम करूँगा? एक लाश लेंगे, उसको लाश है मरी हुई है पहले से ही, उसकी आंख निकालेंगे, उसको बीच में से कट करेंगे और उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे। तो जरा देखो पहली चीज क्या होने वाली है कि आंख जो है हमारी स्फेरिकल है। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि हमारी आंख स्फेरिकल है ही नहीं है ना, ऐसी दिख रही है जो है इधर, नहीं स्फेरिकल है। तो हमारी आंख कैसी है साहब? स्फेरिकल है, पूरा आई बॉल बना रहता है, बॉल शेप्ड है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? आई बॉल, आखी गोला सर, हाँ वही। ठीक, तो जरा देखो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसी स्ट्रक्चर कैसा होगा सर? गोले की बात है तो गोला ही बनेगा, बिल्कुल सही बात है। जब आपने पहले ही गोला बना दिया है तो पहले ही गोला देख लेते हैं। आओ जरा, बिल्कुल गोला वैसे परफेक्ट बना है। तो मैं ऊपर का रब करता चलूँगा। मुझे इतनी उम्मीद है कि आप लोग लिखते चल रहे होंगे। अगर नहीं लिखते चल रहे तो स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा, हाई फाई धप्पा वाले। सही है, मैंने ये यहाँ से मिटाया। जो आपको उभरा उभरा पार्ट दिखाई देगा वो कुछ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है आपका। ये रहा आई बॉल, हमने आंख निकाली ऐसे दी, बीच में से कट करी, तो आई बॉल आपको ये दिखाई दे रहा। पूरा का पूरा आंख का स्ट्रक्चर ऐसे करके होता है। इसके ऊपर यहाँ पे आपको आई लेशेज और क्या होता है आई लिड, दोनों चीज़ें यहाँ पे मैं ऐसे करके बना दूंगा बस। आई लेशेज और ये हो गया आई लिड, आंख का ढक्कन। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बाहर में एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं साहब? कॉर्निया बोलते हैं। सबसे आउटर मोस्ट में जो लेयर पाई जाएगी वो क्या है? आपकी कॉर्निया।
फिर इसके बाद यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा देखो। ये आपका क्या है, आँख। आपका बाहर आपका बाहर यहाँ पे ऐसे करके ब्लैक ब्लैक कलर का पार्ट पाया जाता है। बहुत सारे लोगों में ब्राउन भी होता है, बहुत सारे लोगों में ब्लू भी होता है। इसके अंदर में यहाँ पे एक ऐसे करके होल सा दिखाई देता है, एकदम बिंदी सा, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पे कॉर्निया है। इस कॉर्निया पे ये क्या है तुम्हारा, पूरा का पूरा कॉर्निया। अब कॉर्निया में ये बीच में ब्लैक ब्लैक वाला जो पार्ट है, मैं कायदे में इस ब्लैक पार्ट को यहाँ पे बनाऊंगा। तो बनाना थोड़ा सा इजी है, ऐसे करके बन जाएगा। बनाना इजी है तो सर मैंगो कैसा है, हार्ड है। ठीक है, ये बन गया आपका। थोड़ा सा और आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक, ये हो गया। ये जो बना है हिस्सा, इसको बोलते हैं हम लोग आइरिश। क्या बोलते हैं, आइरिश। ठीक, ये जो होल आपको दिखाई दे रहा है, इस होल को कहा जाता है प्यूपिल। क्या कहा जाता है, प्यूपिल। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा तमीज से ही बना लेते हैं। ये जो होल है ये है प्यूपिल। ये रहा जी आपका प्यूपिल। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार। कमेंट करते रहिएगा जब जब समझ में आए, यस सर, नो सर, नो सर, यस सर, जो भी आपका है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बहुत सुंदर सा पाया जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं क्या, लेंस। क्या बोलते हैं इसको, लेंस। चलिए, बहुत सुंदर। तो ये लेंस बन गया हमारा, ठीक है। लेंस से ही यहीं पे जुड़ी हुई रहती हैं हमारी कुछ मसल्स। यहाँ पे कुछ मसल्स जुड़ी हुई रहती हैं, जिन मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स। ये रही हमारी मसल्स, ठीक है। अभी सबके फंक्शन की भी बात करेंगे, सबके यहाँ दावत है, हाँ, उस दावत की बात कर लेंगे, यानी कि क्या का फंक्शन करते हैं, वो सारी बातें करने वाले, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे पास में आइरिश मिल गया, प्यूपिल मिल गया, ये सारी चीज़ मिल गई। तो ये वाली चीज़, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं लेंस। इसको आई लेंस भी आप बोल सकते हो, कायदे में लेंस बोला जाता है बस, ठीक। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे पूरा ऐसे गोला गोला बनाई दिखा दे रहा है, और इस गोले गोले को बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना, समझी, मतलब रेटिना, सही। इस रेटिना में यहाँ से एक तुम्हारा ऐसे करके स्ट्रक्चर जाता है, पूछ तनाक की नहीं, पूछ नहीं है भाई, ऑप्टिक नर्व। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका, ऑप्टिक नर्व हो गया, ठीक है। बहुत बहुत आसान पढ़ने वाला है, बस थोड़ा सा समझ के रखिएगा, ठीक है। ऑप्टिक नर्व में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है, ये ब्लाइंड स्पॉट, सही है। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जरूर ऑब्जर्व होगा, वो है येलो स्पॉट। एक हो गया ब्लाइंड स्पॉट, एक हो गया येलो स्पॉट। ये आपके नॉर्मल स्ट्रक्चर। बाद में और भी स्ट्रक्चर्स आने वाले, और भी चीज़ें आएंगी, पर हमारे सिलेबस में यहाँ आई लेंस और इसके बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, जिस लिक्विड को बोलते हैं हम लोग एक्वस ह्यूमर। क्या बोला जाता है, एक्वस ह्यूमर बोला जाता है। और इधर साइड में जो लिक्विड भरा रहता है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। चाहो तो इसको और फैंसी बनाने के लिए, बहुत जैसे बुक में दे रखा होता है, ऐसे करके आप दो गोले भी बना सकते हो। हाँ सर, बना दो, अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग तो स्किप कर देते हैं, लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं मास्टर, सही है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बना, क्या बना, ह्यूमन आई का। दोबारा एक बार देखो, हमने स्फेरिकल देखा, पूरा जो हमारा स्फेयर है, जो पूरा आई बॉल है, हमने उसको निकाला, बीच में से कट किया। कट करने के बाद में आपकी स्क्रीन पे ही आपको दिखाई दे रहा है एक स्ट्रक्चर, जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है, इसको बोलते हैं क्या आप, कॉर्निया। फिर उसके बाद में ये पूरा का पूरा एक बॉल दिखाई देता है, जो हमारे आँख में कैसा होता है, नीले रंग का, पीले रंग का, गुलाबी रंग का। सर अरे यार, वो आजकल लेंस लगा लेते हैं, ठीक है। तो वो आइरिश है, आइरिश के अंदर एक छोटा सा होल दिखाई देता है, जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। इन दोनों में लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वस ह्यूमर। इतनी चीज होने के बाद में फिर लेंस मिल गया हमें, लेंस के बाद में रेटिना, रेटिना के बाद में येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व, विट्रस ह्यूमर और आई लेंस। आई लेंस के बाद में ये जो डार्क डार्क स्ट्रक्चर बना हुआ, ये है तुम्हारी सिलियरी मसल्स।
ये क्या है आपकी सीलियरी मसल्स। चलो जरा अब बात करते हैं आखिरकार ये किस किस तरीके का फंक्शन करते हैं। पहले बात करते हैं जनाब कॉर्निया की। तो कॉर्निया क्या काम करता है, पहली चीज कॉर्निया सबसे पतली स्किन है, तो ये क्या काम करेगा, और सबसे आउटर मोस्ट स्किन भी आ रही है, तो पहला काम तो क्या काम करेगा, ये बहुत ज्यादा पतली स्किन है तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। सर क्या प्रोटेक्शन होगा भाई, हवा आ रही है, कुछ धूल धक्कड़ गिर गया तो सीधा सीधा आंख में ना पहुंच के इसके पास में है। दूसरा यहाँ पे आके सबसे पहले लाइट रे स्ट्राइक करेगी, तो इट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट रिफ्रैक्शन यहीं पे होता है। समझ में आया? तो जरा देखो, तो क्या लिखोगे, मोस्ट रिफ्रैक्टिव या मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स, सही है ना। और सबसे ज्यादा बेंडिंग भी लाइट की यहीं होगी, जितनी भी बेंडिंग है लाइट की वो यहीं पे हो जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ? तो ये कॉर्निया का काम हो गया। फिर इसके बाद में जो आपका स्ट्रक्चर आता है वो है आइरिश। तो आइरिश का क्या काम होगा, आइरिश क्या काम करता है, यहां पे जो होल है इसको साइज को बड़ा कभी छोटा, कभी बड़ा कभी छोटा, तो ये क्या काम करता है, रीसाइज प्यूपिल, प्यूपिल को रीसाइज करता, बड़ा छोटा। ये क्या काम करेगा सर, ये कंट्रोल करेगा कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा कि ज्यादा लाइट जानी चाहिए कि कम लाइट जानी चाहिए। इतना समझ आया? ये लाइट की इंटेंसिटी को यहां पे कंट्रोल करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके पास में एक स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम क्या है, लेंस। तो लेंस के तो कई काम आ जाएंगे यहाँ पे, देखो जरा लेंस के क्या क्या काम आने वाले हैं। पहला काम, ये क्या काम करता है, पूरी की पूरी लाइट रे को कोशिश करेगा कि सारी की सारी लाइट रे आपकी कहां पे आके मिले, यानी कि फॉर्म्स इमेज ऑन रेटिना, रेटिना पे इमेज बनाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है रिफ्रैक्शन भी लाइट का करेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का भी रिफ्रैक्शन ये करने वाला है, सही है। इसके बाद आगे आ जाओ, नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है तुम्हारा, रेटिना। नहीं सर रेटिना नहीं आएगा, बात करते हैं सीलियरी मसल्स की। तो सीलियरी मसल्स क्या काम करती है यहाँ पे, ये क्या काम करती है, लेंस का कर्वेचर चेंज करते, कभी लेंस को मोटा करेंगे कभी लेंस को पतला करेंगे, चेंजेस कर्वेचर ऑफ लेंस, लेंस के कर्वेचर को क्या काम करती हैं, बदलती हैं। ये हो गया तुम्हारा सीलियरी मसल्स का काम, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है तुम्हारा रेटिना, रेटिना के काम देखते हैं। पहला काम, सबसे बहुत बढ़िया काम और महत्वपूर्ण काम, ये एक्ट एज स्क्रीन, यही है स्क्रीन जिस पे इमेज बनेगी, फोटो बनेगा, हम देखेगा वो फोटो को, ठीक है, यही है वो। इसके बाद में ये कलर डिटेक्ट करता है, यानी कि इसके पास में दो तरीके की सेल्स होती हैं, यानी कि रॉड्स एंड कोन्स। आर फॉर कुछ नहीं, सी फॉर कलर, तो सी फॉर कलर, तो ये कलर को डिटेक्ट करेंगे, यानी कि कलर पता लगाएंगे। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट देखने में ये काम आती है रोड्स, ठीक है, बहुत सही। इसके बाद क्या और भी कोई काम होगा, हाँ, जितनी भी इसने इमेज बनी है उस इमेज को यहाँ पे क्या काम किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसी में एक पॉइंट होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, येलो स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। और ये एक ऐसा पॉइंट है, अ साइट या पॉइंट एट विच मोस्ट क्लियर इमेज इज फाउंड, ऐसा पॉइंट है जहां पे सबसे ज्यादा क्लियर इमेज बनेगी, और यहां पे नो इमेज कैन बी सीन, यहां पे कोई भी इमेज बन भी जाएगी तो वो दिखाई नहीं देगी, तो उस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये। अब जरा देखो येलो स्पॉट को समझते हैं। जरा देखो, जैसे आप मेरी तरफ फोकस करेंगे, अब मेरे हैंड की तरफ फोकस करेंगे, तो आप हैंड को फोकस कर रहे हो, आपके आसपास की चीजें क्या हो रही है, ब्लर। यानी कि अगर आप फुल टू फोकस करके पढ़ रहे हो तो आपके आसपास की चीजें आपको ब्लर दिखाई दे रही होंगी, तो आपको ये बात पता चली कि यार एक इमेज तो बहुत शार्प बननी है, क्लियर बननी है, बाकी सारी जो इमेज हो रही है वो आपकी कैसी होती जा रही है, ब्लर होती जा रही है। तो ये पूरा का
पूरा एक तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया, सही है। अब जरा देखना यहाँ पे ये क्या काम करता है भाई, रेटिना पे इमेज बनाता है। क्या बनाता है ये? रेटिना पे इमेज। अब ऑब्जेक्ट तो पास भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट दूर भी हो सकता है। रेटिना पे इमेज कौन बना रहा है? तुम्हारा लेंस बना रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट पास भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट दूर भी हो सकता है, तो इतनी चीजों के लिए इसको इसकी फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया बात, कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। बिल्कुल सही कहा, हाँ जी बिल्कुल सही कहा। तो इसी पावर को कहा जाता है, इसके पास में ऐसी शक्ति है जो क्या काम करती है, अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर देती है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या कहा जाता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये हो गया तुम्हारा पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो कि क्या काम करता है, अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है। तो सर फोकल लेंथ कौन चेंज करवाता है? साहब कर्वेचर कौन चेंज करवा रहा है? आपका सिलियरी मसल्स। तो ये फोकल लेंथ कौन चेंज करवाएगा? बाय, या फिर लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? बहुत बढ़िया, सिलियरी मसल्स की हेल्प से। अब ये सिलियरी मसल किस तरीके से कर्वेचर को चेंज करने में काम में आती है? बहुत महत्वपूर्ण जी, ध्यान दीजिएगा। सवाल आने के सबसे ज्यादा चांसेस। बात करते हैं सिलियरी मसल। अगर ऑब्जेक्ट कैसा है आपका, बहुत शॉर्ट में लिखूंगा, नियर है, पास में, क्लोजअप करके बैठा, पास आओ पास आओ, ठीक है। तो वही ऑब्जेक्ट क्या काम है? बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ पास में है, तो ये मसल्स क्या काम होंगी? ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ये दबाएंगे लेंस को। मसल्स हुई कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होते ही ये दबने से ही क्या हो गया? लेंस मोटा, यानी कि कर्वेचर बड़ा हो जाएगा इसका। तो मैं लिख सकता हूं लेंस बिकम थिक। थिन नहीं बोला, ध्यान रखिए, थिक बोला। ऑब्जेक्ट जब दूर है, ऑब्जेक्ट दूर, फार, तो क्या होगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो सर। मसल्स रिलैक्स होंगे, रिलैक्स। रिलैक्स होते ही क्या होगा? यहां पे लेंस हो जाएगा पतला, पतला लेंस हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक समझ आया? मेरे पास में लेंस पतला हो गया, ये सारी चीजें हो गई। यहां से मेरे को इतनी भी पता चल गई, कर्वेचर चेंज होगा, तो ये चीज। अब जरा सुनने वाली बात, यहां पे जब लेंस आपका कैसा होगा? मोटा, तो इसका जो फोकल लेंथ है वो कम होगा रे बाबा। और अगर लेंस होगा आपका पतला, तो ई का जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा भैया? ज्यादा। समझ आया? याद रख लेंगे ना, लेंस मोटा, फोकल लेंथ कम। एक याद रखना है, दूसरा अपने आप याद रहेगा, अपने आप चीजें हो जाएंगी। यहां तक क्लियर? यहां तक समझ आया? बहुत बढ़िया। तो एक बारी फटाफट से टिक 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 धुम, ऐसा है ना आजकल वो चल रहा है, कौन सा बोलते हैं, चिकली दुम दुम, ऐसा कुछ करके, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। चलो ठीक, याद आएगा तो बोल दूंगा बीच में। देखो, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया और हमारे पास में ये चीज। अब जरा देखना, यहां से एक दो चीजें और मिलेंगी। हमारी जो आंख है वो बहुत दूर तक देख सकती है, तो इसका जो फार पॉइंट है, वो फार पॉइंट कैसा है साहब? इन्फिनिटी है। और जो नियर पॉइंट है, वो नियर पॉइंट कैसा है इसका? 25 सेंट, या कितना है इसका? 25 सेंट। हमारी आंख इन्फिनिटी बहुत दूर तक देख सकती है, और मिनिमम जो सबसे पास जो डिस्टेंस है जिसमें एक बहुत शार्प और क्लियर इमेज बन सकती है, वो क्या है तुम्हारा? 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट का मतलब कितनी दूर तक आंख देख सकती है, नियर पॉइंट का मतलब कितनी दूर तक हमारी आंख एक ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज बना सकती है। ये वाली बात होगी, ठीक है। यहां तक समझ आया? तो आपसे बोले कि भाई साहब आई लेंस की फोकल लेंथ बता दो, तो आप 25 से कितना बता दोगे? इन्फिनिटी तक बता दोगे। काम खत्म, पैसा हजम, मौज आ गई बाबा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक दिक्कत नहीं आ रही? बहुत बढ़िया, ठीक। अब इतनी सारी चीजों में आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक। इसी के साथ में अगर आप वन शॉट देख रहे हो तो ऑब्वियसली मैं ये चीज मान के चलता हूँ कि आपने थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको एक्वस ह्यूमर का फंक्शन भी याद करना है। सर आपने तो बताया ना, बिल्कुल बताऊंगा, पर आपको सबसे पहले एक्वस ह्यूमर का फंक्शन बताना है, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहूंगा, इस जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं। जब आप ये पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लोगे तो वहाँ पे उन क्वेश्चन को ट्राई करना कि हाँ भी मैं इनके आंसर्स कर सकूँ, ठीक है।
तो चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुझे इतनी उम्मीद है आप लोगों ने ये कर लिया होगा, ठीक है, और फटाफट से ई का स्क्रीनशॉट भी ले रहे होगे बाबा। एक बारी बहुत जल्दी से कोशिश करो पूरा का पूरा याद करने की। तो आपको यहाँ पे देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन भी यहाँ पे हो गया है आपका। यहाँ पे आपका क्या हुआ, कर्वेचर किस तरीके से चेंज होता है। तो इतने सारे टॉपिक्स आपके एक ही फोटो में क्लियर हो रहे हैं। तो मैं इतनी उम्मीद मान के चलता हूँ 20 मिनट में हमने इतना सारा पढ़ लिया है। तो आप क्या काम करोगे, फोटो जरूर बनाने वाले हो, ठीक है। बहुत जल्दी से क्या काम करो, ये फोटो को है ना एक बारी अपनी निगाहों में बसा के देखो, किसी और को नहीं बाबू, इन फोटो को बसाओ, ठीक है। ये फोटो बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। उम्मीद है बसाने की कोशिश करी होगी। चलो, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन ACCO, एक एम रह गया, जल्दी जल्दी में बेटे स्पेलिंग देख लेना, ACCOMMODATI, ये है आपकी स्पेलिंग, सही है। हम भी बड़ा बसा रहे हैं इसको अपनी आंखों में। चलो जरा अब आगे की बात करते हैं। अब जरा देखो, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती हैं, किसी को पास का दिखाई नहीं देता, कभी किसी को दूर का दिखाई नहीं देता। तो उन सारी बातों के बारे में चर्चा करते हैं। तुमने बहुत सारे लोग देखे होंगे जब आदमी पास में जाता है ऊपर देख के ऐसे करके बात करते हैं, हाँ जी सर क्या हुआ, है ना। तो वो सारी बातें हम लोग समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये क्या क्या तकलीफें होती हैं, ठीक। तो जरा देखो, है ना। तो होता क्या है कि जिन लोगों को पास का दिखाई नहीं देता तो उनकी आंखों में डिफेक्ट हो गया, जिनको दूर का दिखाई नहीं दे रहा उनकी आंखों में भी डिफेक्ट हो गया, है ना। तो जो पास का और जिनको दूर का दोनों का दिखाई नहीं देता तो उनको भी एक डिफेक्ट हो जाता है। तो अगला जो हेडिंग आने वाला है आप लोगों का वो कौन सा है, बिल्कुल उचित पहचान रहे हैं आप सभी लोग, कौन सा आएगा, हाँ जी। तो लिख लो डिफेक्ट, ठीक। हेडिंग तो डालते चलो, कम से कम पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक हो गया, कौन सा टॉपिक रह गया है। तो फटाफट से हेडिंग डालो डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स इन आई। हमारे पास में जो डिफेक्ट्स हैं वो 3 डिफेक्ट्स हैं। 3 डिफेक्ट्स का एक और आएगा आपका जिसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं, पर मेनली 3 डिफेक्ट आने वाले हैं। पहला है आपका मायोपिया, मारोपिया। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा है प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो आपके ये डिफेक्ट्स हो गए, कौन कौन से है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। बहुत इजी है, बहुत आराम से यूं याद हो जाएगा। जरा देखो, पहले आपके पास का नहीं दिखे, फिर दूर का नहीं दिखे, फिर दोनों नहीं दिखे, तो ऐसा डिफेक्ट जिसमें आपको दूर का नहीं दिखे, सर अभी तो आप पास बता रहे थे, जिसमें आपको पास का नहीं दिखे, नहीं दिखे मतलब बिल्कुल नहीं दिखे, जिसमें आपको पास प्लस दूर दोनों को देखने में तकलीफ हो जाए, तो ऐसे डिफेक्ट को बोलेंगे आप प्रेसबायोपिया। जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा डिफेक्ट जिसमें आपको दूर का नहीं दिखे, ऐसा ना बोल के दूर का साफ ना दिखे, दिखे लेकिन ब्लर दिखाई दे, तो ऐसे को क्या बोलेंगे आप, मायोपिया। एक में आपको पास का क्लियरली नहीं दिखे तो उसको क्या बोलोगे आप, हाइपरमेट्रोपिया। पास और दूर दोनों को देखने में तकलीफ हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे आप, प्रेसबायोपिया। तो ये 3 डिफेक्ट आपके हो गए। इसको जाना जाता है नियर साइडेड नेस के नाम से, यानी कि इस वाले डिफेक्ट में पास का दिखता है, इसका मतलब ये है। तो इसको किस नाम से जाना जाएगा, ये नियर है तो ये क्या होगा, फार होगा, फार साइडेडनेस। ये तो दोनों ही, फार और नियर दोनों आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। इसको शॉर्ट के नाम से, नियर का मतलब यहाँ पे हम लोग शॉर्ट भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, लॉन्ग, लॉन्ग साइडेडनेस। लॉन्ग सर खाने वाली, बाबू प्लीज नहीं, ऐसे मजाक नहीं करते, गंदी गंदी बातें, ठीक है। आओ जरा, तो लॉन्ग साइडेडनेस, फार साइडेडनेस, ये सारी बातें हो गई, ठीक। अब जरा देखो, अब ये डिफेक्ट का कॉज क्या है, क्यों हो रहा है, कॉज, ठीक है। तो कॉज क्या है जनाब, अब बात कर लेते हैं इनके कॉज की। देखो, पहला इसका जो कॉज है, आई बॉल बड़ा हो जाए, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। और इसका क्या होगा, ये बड़ा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहां पे क्या हुआ, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। सर आई बॉल बड़ा, आई बॉल छोटा,
आई बॉल बड़ा, पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। आई बॉल छोटा, तो पास का नहीं दिख रहा, तो उल्टा है भाई साहब, ठीक है ना, छोटा बड़ा बड़ा छोटा, ठीक है ना सर, यहां तक क्लियर हो गया, बिल्कुल सही है। दूसरा जो डिफेक्ट है, एक और चीज भी तो हो सकती है, मान लो हमारी सीलियरी मसल्स इस तरीके से वीक हो जाए या कुछ ऐसा डिफेक्ट आ जाए जिसकी वजह से लेंस को कर्वेचर में चेंज करने में तकलीफ हो रही है, तो यहां पे जो कर्वेचर है वो कैसा हो जाए। भाई साहब जरा पहले ध्यान दो, आपने पढ़ा हुआ है वही कॉन्सेप्ट पे जाना। आप बोल रहे हो कि दूर का दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि दूर का देखने के लिए हमें लेंस चाहिए पतला, एकदम स्लिम ट्रिम, ठीक है ना। उसका मतलब है कि हम लोग लेंस को उतना पतला नहीं कर पा रहे जितना चाहिए था, तो यहां पे क्या होगा, कर्वेचर ऑफ लेंस बढ़ा रहेगा, ठीक है ना, इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस। अब वो डिक्रीज ही नहीं कर पा रहे हम, जिसकी वजह से एक और रीजन यहां पे बन जाएगा, क्या, कर्वेचर बढ़ा, तो फोकल लेंथ कैसी हो जाती है चाचा जी बता दीजिएगा। फोकल लेंथ क्या रह जाती है, फोकल लेंथ कम रह जाती है। फोकल लेंथ एफ ऑफ आई लेंस इज शॉर्ट, छोटी कम हो जाती है ना, तो लेस, ठीक है ना। डिक्रीज भी बोल सकते हो आप लोग, लेस भी बोल सकते हो। तो यहाँ इसका उल्टा ही उल्टा चल रहा है, तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। मार्थ लिख रहे हो सर, एफ क्या हो गया तुम्हारा, मोर हो गया। यहाँ पे कर्वेचर डिक्रीज हो रहा है, जरा ध्यान देना, कर्वेचर पहले इंक्रीज, मोटा लेंस, अब यहाँ पे कर्वेचर डिक्रीज, पतला लेंस, पास की चीज के लिए हमें मोटा ताजी लेंस चाहिए, हमें मिल ही नहीं रहा है भाई, ठीक है ना, तो लेंस का कर्वेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो, मेरे को एक बात समझ में आती है कि सर ऐसे ऐसे करके सीन हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। आओ जरा दया से ही पूछते हैं क्या होता है आंख में, जरा देखिएगा, ये हमारी आंख है, ठीक। इस आंख में मैं बहुत सिंपल सा डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। ये आंख है, इस आंख में ये रहा हमारा आई लेंस, नॉर्मल आई है। यहां से जब कभी भी लाइट रे, चाहे पास से आए चाहे वो दूर से आए, वो कहां पे आके मिलेगी, आपकी रेटिना पे आके आए मिलेगी। और जैसे मान लेते हैं आई पास से आ रहा है इस तरीके से, तो ये भी जितनी भी है ये आपकी कहां पे आके मिलेगी, रेटिना पे, ताकि इसकी बहुत साफ इमेज बन सके, ठीक है। तो जरा देखो, इस वाले डिफेक्ट के अंदर क्या होता होगा, ये हमारी आई बॉल है जो कि बड़ी हो गई है। आई बॉल बड़े होने की वजह से हमें देखने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। ये हमारा क्या बना, तुम्हारा आई लेंस बन गया, और ये लो जी आई लेंस, आई लेंस मोटा ताजी। जब कभी भी दूर से लाइट रे आ रही है, ठीक है, तो ये आई बॉल हमारे आई लेंस बिल्कुल इसको कन्वर्ज पहले ही कर देता है, यहाँ कहीं मिला देता, बड़ा हो गया ना ये, तो यहाँ कहीं मिला दिया, यही इमेज बन गई, जबकि ये मिलनी कहाँ चाहिए थी, पीछे मिलनी चाहिए थी, तो यहाँ गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से हमारा फोटो हमें साफ दिखाई नहीं दे रहा। जब कभी भी एक आई बॉल है वो क्या हो गया, छोटा हो गया, छोटा होने की वजह से, छोटा होने की वजह से ये आई, यहाँ से लाइट रे आई, जिसकी वजह से जो हमारी लाइट रेज है वो कट करनी चाहिए थी रेटिना पे, वो आंख के पीछे जाएंगी। सर आंख के पीछे ऐसे दिमाग में से लाइट निकलती हुई दिखाई देगी, बेहुदा सवाल ना पूछो, क्योंकि आंख बहुत पूरी तरीके से बंद है, इसके अंदर अभी एक ही होल है जिसमें से लाइट जा सकती है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जो कि ये रहा आपका, ठीक है ना। कौन सा होल है वो आप जानते हो, प्यूपिल, सर हमने बताया था, बिल्कुल सही है, वही वाला। इसका मतलब मुझे ये लाइट ऐसा करके थोड़ी सी और फैला दूं तो ये लाइट यहाँ पे आके मिल जाएंगे, बिल्कुल सही है। तो फैलाने वाला लेंस यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, और जो फैलाने वाला लेंस है वो कौन सा लेंस है आपका, बिल्कुल सही है, कौन सा है, कॉनकेव, ठीक है। कौन सा लेंस है, कॉनकेव, एक सेकेंड रुकना, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव लेंस का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, सही है। इसके करेक्शन के फोटो में थोड़ा सा इधर बना दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो करेक्शन कैसे होगा, तो कॉनकेव जो एक बन सकता है ऐसे, यहाँ पे कोशिश कर लेते हैं, बना
जैसे ही हमने कॉनकेव मन लगाया तो यहां से लाइट रे आई, इन्होंने क्या काम करे, इन लाइट रे को थोड़ा सा फैला दिया और फैलाते ही ये लाइट रे ऐसे करके हुई और अब बिल्कुल करेक्ट जगह पे आके मिल गई, तो करेक्शन हो गया। सही है, तो क्या हो गया, इसका करेक्शन हो गया। थोड़ा सा कट गया है वैसे दिख रहा है, बाकी नीचे वाले पार्ट में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब जरा देखो तो यहाँ पे क्या होता होगा करेक्शन के लिए, यहाँ पर जो करेक्शन होता है उस करेक्शन के अंदर यहाँ बनाते हैं। ठीक, लेट मी सी इट्स विजिबल और नॉट, इट्स हाफ विजिबल। सो ये काम नहीं करेगा यहाँ पे, तो एक काम करते हैं यही बनाते हैं। इसका करेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, ऊपर की तरफ है। तो इसके लिए जो करेक्शन के लिए जो चीज़ चाहिए हमें वो है कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस है, ठीक है ना, तो ये यूज़ होगा। हमने क्या काम किया, कॉन्वेक्स लेंस लगा के देखा क्या करेक्शन होता है, बोर्ड भी पू पू कर रहा है। सही, तो ये लेंस लगा दिया हमने और फिर उसके बाद में यहाँ पे सीधा सीधा जब कभी भी पास से लाइट रे आ रही थी, कॉन्वेक्स लेंस लगा तो ये लाइट रे थोड़ी सी और मिल गई तो ये यहाँ मिली, मिलते ही ये कहाँ मिली, यहाँ पे आके मिल गई, जिसकी वजह से क्या बन गया, आपका फोटो बहुत साफ दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा फोटो आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस, इसके लिए। अब जरा देखो यहाँ पे तो दोनों ही डिफेक्ट हो गए। मैंने ये मैंने मिक्स आई बना दी है कायदे में। इसकी जो नॉर्मल आई होती है वो ऐसे करके आप अलग से बना सकते हो, यूँ टिंग डिंग। सही है, तो ये वाला ठीक है। नॉर्मल में मैंने यहाँ पे दोनों ही बना दिए हैं कि अगर लाइट दूर से आ रही तो क्या होगा, पास से आ रही तो क्या होगा। ठीक है, तो आप ये फोटो यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना, दोनों में काम कर जाएगा, वो आपकी मर्जी है। अलग अलग चाहो अलग अलग भी बना सकते हो। ठीक है, अब जरा देखो तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने देखा कि भाई प्रेस बायोपिया में ना तो पास का दिखे ना दूर का दिखे, जब पास और दूर दोनों का ना दिखे तो कैसे करे आदमी, फिर भाई परेशान हुआ आदमी और क्या करेगा। ठीक है, और ऑब्वियस बात है, तो यहाँ पे दोनों ही लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही लेंस हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और दोनों लेंस कौन से, कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स। ऐसे लेंसेज जिनमें दोनों होते हैं उनको बोलते हैं बाईफोकल लेंसेज। अब बाईफोकल से याद है सर ये भी तो है बाई कॉनकेव बाई कॉन्वेक्स। बाई का मतलब होता है दोनों तरफ से, ऐसे करके लेंस है, एक दोनों तरफ से कॉन्वेक्स सरफेस मिलेगी, दोनों तरफ से कॉनकेव सरफेस मिलेगी। ठीक है ना, ये हो गया। सर इसका कॉज क्या है, सर इसका जो कॉज है सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो सीलियरी मसल्स है वो वीक हो जाती है। वीकनिंग ऑफ सीलियरी, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा सीएम साहब कमजोर पड़ रहे हैं। ठीक है ना, वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। तो ये एज के हिसाब से होती है। वीकनिंग क्यों होती है भाई, जब एजिंग होती है तो एजिंग के हिसाब से क्या होता है, आपका जो सारी बॉडी है स्ट्रक्चर है वो वीक पड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से ये आपकी बीमारी हो जाती है। लास्ट है आपका क्या इसके अंदर, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में मोतियाबिंद। इसमें क्या होता है, जैसे आई लेंस है तो ये आई लेंस थोड़ा सा क्रिस्टलाइन होने लग जाएगा, यानी कि इसकी जो ओपेक होने लग जाता है और यहाँ से लाइट रे फिर आगे नहीं जाती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे इमेज बनती हुई नहीं दिखाई देगी। और जब लाइट रे नहीं जाएगी तो ऑब्वियस बात है यहीं पे ये बेकार हो जाएंगी सारी की सारी लाइट रेज और ये हमें दिखाई नहीं देता है। इसका सीधा सीधा इलाज है ऑपरेशन कराओ। ठीक है, आजकल बहुत होता है, बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा, बुजुर्ग लोगों को बोलते हैं हमारी आंख बनी है। अब आंख तो भगवान ने पहले बना के भेजी है, तो इसका मतलब आंख बनी है, वो बोलते हैं डॉक्टर ने बनाई है। डॉक्टर ने नहीं बनाई है। ठीक है, ओह सॉरी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कुछ देख लिया होगा, नहीं देखा तो अब देख लेना, है ना, वो थोड़ा सा मिट गया है, उसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक, तो ये हो गए तुम्हारे 3 मिनट। इसमें फ़ायदा एक हो रहा है कि सारी चीज़ें कॉज भी हमारी यहीं आ गई हैं, करेक्शन भी हमारा यहीं आ गया है और बहुत सारी चीज़ें हमें यहीं हो गई। ठीक, तो मैं इसको फटाफट से एकदम मिटा रहा हूँ। इतने आप लोग क्या काम करोगे, धर्म झकास करेंगे, पानी पियेंगे, सुसु करके आएंगे। अबे नहीं वे, इतने आप लोग जो चीज़ आपने पढ़ी है एक बार उसको रिकॉल करो। पहले आपने क्या चीज़ पढ़ा, 3 तरीके के डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, अगला कौन सा है तुम्हारा, कैटरेक्ट। ठीक है, कैटरेक्ट एक बीमारी भी है, ऐसे ही बोल सकते हो आप लोग हैं। तो इनके करेक्शन क्या क्या होते हैं, लेंसेज होते हैं।
बाईफोकल लेंस किस में यूज़ होते हैं, ये आपको पता चल गया। ठीक, अच्छा चलो, इस साल जो सवाल आया था 24 के अंदर, तो वो आया था आपका करेक्शन के ऊपर। आपको पूरा ऐसे करके वो फोटो बनाने थे कि हाइपरमेट्रोपिया का और तुम्हारा कौन सा मायोपिया का, और उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना था कि इफेक्ट क्यों हो रहा है, कॉज वॉज, सब चीज़ें पूछी थी, पूरा का पूरा पूछा गया था कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इसको किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है। और साथ में ये भी चीज़ आपसे पूछी गई थी कि करेक्ट तो कर दिया, डायग्राम से समझाओ कि ये क्या किस तरीके से यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी बातें पूछी गई थी, तो इस वजह से मतलब अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेके। और इसके अलावा प्यूपिल से, आयरिश से ऐसे क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। और जितने भी हमारे ये जो चीज़ पढ़ी थी हमने पार्ट्स आई के, तो उनके फंक्शन के ऊपर भी हमारे क्वेश्चन आए। रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट, ये सारी चीज़ें पूछी हुई हैं एग्जाम के अंदर। तो आप समझ जाओ ये चैप्टर कितना आपका मस्त और इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, तो कोशिश करो कि चीज़ें बार बार तुम्हें ना पढ़नी पड़े, यहीं पे बैठ के आप बैठे तो हुए हो और फटाफट से चीज़ों को रिकॉल करते रहो। ठीक, तो हमारा जो जितना भी आई वाला पार्ट था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो बहुत बढ़िया बात रही कि हमारे जितना भी आई वाला पार्ट है वो हमने कवर अप कर लिया है ना। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो सीधा सीधा है हमारा प्रिज्म वाला पार्ट। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो बहुत बहुत जल्दी से देखो, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी जो चीज़ें हैं वो एक तो क्लियर भी होती जा रही हैं, और दूसरा हमें मज़ा तो आ ही रहा है ना। ठीक है, तो हेडिंग डालो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्जन। ठीक है, आप भी पानी पी लो, हम भी पानी पी लें, तुम ही चाय पी, हम ही चाय पी, मंगा दो तो चाय। चले देखो जरा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब देखो जरा क्या हुआ कि, अब यहीं ध्यान दो, क्या हुआ, आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा रेनबो रेड कलर दिखाई दे रहा है, हम बाहर निकलते हैं धूप में तो हमें पीले रंग की लाइट दिखाई दे, आसमान को देख रहे हैं तो फिर कैसे कलर का हो गया, नीले कलर का। जब सूरज ढलता है या उगता है तो उस टाइम पे आपकी लाइट कैसी होती है, पूरा एटमॉस्फेयर आपको रेड रेड कलर का, येलो ऑरेंज कलर का, इस तरीके का दिखाई देता है। तो सर ये हो क्या रहा है, सूरज से कैसे रंग की लाइट आ रही है, हमें ये तो पता ही नहीं चल रहा है। हो क्या रहा है, कभी सूरज की लाइट को देखते हैं तो पीली दिखाई देती है, कभी लाल, कभी आकाश नीला कर देती है, कभी पीला कर देती है, पीला कर देती है नहीं, हाँ सर ऐसा कभी कभी होता है ना कि सर हमें येलो येलो सन दिखाई दे रहा है, अजीब ही बात चल रही है। तो ये सारी वारदातें हो क्या रही हैं, जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो जरा होता क्या है, हमने एक यहाँ पे एक छोटी सी चीज ली जिसका नाम क्या है, एक प्रिज्म। क्यों, क्योंकि हमें यही सारी बातें समझनी थी, तो हमने इन सब बातों को समझने के लिए एक डिवाइस बना लिया, जिस डिवाइस का नाम हम लोगों ने क्या दिया, प्रिज्म दिया। तो जरा देखो मुन्ना, इधर देखो, ये रहा एक बिल्कुल प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म ऐसे आपने लोगों ने मैथ्स में देखा होगा, स्क्वायर प्रिज्म होता है, हमारे पास में एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, स्क्वायर प्रिज्म कैसा होगा आपका, स्क्वायर प्रिज्म इस तरीके का दिखेगा, है ना। पेंटागोनल प्रिज्म आपका ऐसे ऐसे करके बना हुआ दिखाई देगा। तो सर इनमें अंतर क्या होता है, क्योंकि इनमें जो रेक्टेंगुलर सरफेसेज हैं वो ऐसे करके लगी रहती हैं, यूं 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 ऐसे करके, और ये रेक्टेंगुलर सरफेसेज आपके मिली रहती हैं। ठीक है, छोटी सी यहाँ पे कॉमन सी बात रहने वाली है, यानी कि यहाँ पे 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेज को मैंने ऐसे ऐसे करके लगा दिया, उसके अंदर कांच भर दिया, उसको पिघला दिया, पिघलाने के बाद सख्त लौंडा पिघल गया, पिघलने के बाद फिर वो जम गया। यहाँ पे भी ऐसे क्या होता है, स्क्वायर लगाया, फिर रेक्टेंगुलर सरफेस आपकी 4 लगी हुई है, यहाँ पे 5 रेक्टेंगुलर सरफेसेस इस तरीके से अटैच हो जाएंगे, तो नॉर्मल सी बात है ना। यहाँ पे मैंने क्या काम किया, एक साथ ही यहीं से लाइट निकाल के दे के मारी, यही डग डग ढा। जैसे यहाँ से लाइट आई तो लाइट आते ही ये क्या हुआ, हाँ मैं डिस्पर्जन जो दिखाऊंगा प्रिज्म के बाद में दिखाऊंगा, आपको पहले भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से लाइट रे, बट अभी दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये ऐसे कैसे हो रहा है। बिल्कुल, इस बात को भी देख लेते हैं। आप सभी लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हुई है, देखो सारी चीज़ों के जवाब जो आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है उसी के बारे में बात करके आप निकाल सकते हो। ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे ये गिलास है ना, गिलास है ना, गिलास सर प्लास्टिक के गिलास, ठीक है। इधर साइड में क्या है, ये आपका एयर है, ठीक। तो क्या हुआ, अब जैसे ही मैंने इधर से लाइट छपाक से दे मारी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसी लाइट रे आई तो आते क्या होगा, आपको पता ही ये बात कि लाइट रे यहाँ पे रिफ्रैक्शन शो करेगी। ये शो होगा किस तरीके से, एयर रेयरर है, गिलास डेंसर है, तो जब कभी भी लाइट रे इस तरीके से आएगी तो ये बेंड होगी किधर की तरफ, अंदर से आवाज आई
नहीं होगी, हमारे प्रिज्म में तो जगह ही नहीं है सर। बहुत बढ़िया, ये बेंड होगी किधर की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। मैंने लाइट रे को बेंड किया, लाइट रे फिर सीधी सीधी चली गई। इसके बाद में ये गिलास, ये एयर, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, और परपेंडिकुलर ड्रॉ होते ही लाइट रे ने कमाल दिखाना शुरू किया और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग गई। जो लाइट रे को ऐसा सीधा सीधा जाना चाहिए तो वो लाइट रे डूम डूम यूं करके आ गई, अपना ही रास्ता बदल दिया। बहुत बढ़िया, सही है। अब साथ में क्या होता है, यहाँ पे लाइट रे निकल तो रही है, बहुत शानदार। अब मैं इतनी सादी भसड़ इस तरह से नहीं काट सकता, नॉर्मल सी बात है। जरा देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लाइट रे आपके ऐसे ऐसे करके पूरी ये हो गई, सही। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दिया, और यहाँ पे आपको पूरे 7 कलर का बेंड दिखाई देता है, VIBGYOR, ठीक। विबग्योर, वी का मतलब वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आपके पूरे 7 कलर यहाँ पे दिखाई देते हैं। इस चीज से मैं कंक्लूड करा क्या, कि ये जो व्हाइट लाइट जो सन से आ रही है, कितने कलर का कॉम्बिनेशन है, पूरे 7। खातिया के 7 भाई हैं, है ना। ओ सर अब याद रहेगा कितने हैं भाई, 7, ठीक। अब जरा देखो, अब ये तो रहा मेरा डिस्पर्जन में, और हुआ कैसे, मैंने यहाँ पे ये दिखाया हुआ, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, IR है, ये क्या है आपका RR है, और ये क्या है आपका ER है। जरा देखिएगा, बहुत बढ़िया, फोकस वह इधर ही होना चाहिए, भटक ना जाना। ये इंसिडेंट रे आई, रिफ्रैक्टेड रे बनी, और फिर उसके बाद इमर्जेंट रे जो सबसे बाहर निकल के गई वो होगी क्या, इमर्जेंट रे। तो आपका नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे आप एंगल I, और अंदर वाला रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे आप एंगल R, और साथ में जो इमर्जेंट रे है और जो अगला वाला नॉर्मल है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कहाँ है बबुआ, एंगल E, एंगल ऑफ इमरजेंस। सर इतने सारे एंगल, सर 3 एंगल आपको दिखाई दे गए, चौथा एक एंगल में यहाँ पे आपको बना देता हूँ, यहाँ यहाँ यहाँ, इसको बोल देते हैं हम लोग A, एंगल A, है ना। अलग से बना दे रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे और बदतमीजी होने जा रही है मित्रों। देखो, तो यहाँ पे मैंने इमरजेंट रे को आगे आगे बढ़ाया। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये इमरजेंट रे सीधी सीधी जा रही होती, सॉरी इंसिडेंट रे सीधी सीधी जा रही होती, और ये जो इमरजेंट रे नीचे की तरफ आपको जाती हुई दिखाई दे रही है, मैंने इसको पीछे की तरफ एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करते ही यहाँ पे आपको इमरजेंट रे की डायरेक्शन ये रही और इसकी डायरेक्शन ये रही, इंसिडेंट रे की एक एंगल दिखाई दिया। इसी एंगल को क्या बोला जाता है जनाब, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको मैं डेल्टा से डिनोट कर सकता हूं। इसके अलावा मुझे एक सेकेंड दीजिएगा, आपकी बुक में ये किससे डिनोट हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन। इन्होंने नहीं दिखाया किसी से भी, ये तो गड़बड़ है रे बाबा, नहीं है ना। तो ये क्या है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। आप डी से इसको डिनोट कर सकते हो, मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे एंगल डेल्टा, सबसे पूछे जाने वाला सवाल, एंगल ए, 2 चीजें ये आ गई, एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई। कितने एंगल मिले साहब, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एंगल आपको मिले। तो देखो जरा, एंगल यही है, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। भाई साहब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इधर आओ जल्दी। आपने अभी बताया था इंसिडेंट रे अगर वो सीधी सीधी ही जाती रहती, यानी कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल है, तो यहाँ पे लिख दो एंगल बिटवीन कौन सी रे, इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ, क्या कह दिया, हाँ बिल्कुल, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं आप लोग। मैं बोल सकता हूँ आपको एंगल डी से भी आप लोग इसको डिनोट कर सकते हो। इसके बाद एंगल ए, ये है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हो इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये किस किस के बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेसेस ऑफ प्रिज्म। 2 लेटरल सरफेस, 2 रेक्टेंगुलर सरफेसेस आपस में मिली तो ये एंगल बन गया। ये तो आपको पता है, एंगल बिटवीन किस किस के बीच में है, बहुत जल्दी बोलो सर, बोल दो, कभी तो बोल दिया करो, IR एंड नॉर्मल। IR का मतलब समझ गए ना, ठीक है। अब ये किस किस के बीच में, एंगल बिटवीन RR यानी कि रिफ्रैक्टेड रे है ना, रिफ्लेक्टेड मत बोल देना प्लीज, थोड़ा सा खींच के बोल दोगे कोई दिक्कत नहीं आ रही, पर गलत नहीं होना चाहिए। और ये एंगल बिटवीन किस किस के बीच में, इमरजेंट रे
एंड नॉर्मल के बीच में। ये सारे एंगल आपने लिख लिए, ठीक। तो ये क्या है, डेल्टा, डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या है, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। तो ये सारे एंगल हो गए, ये आपको याद करने हैं जनाब, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दो आपके लिए नए हैं। ये क्या है आपका, एंगल ऑफ डेविएशन। ये आपके दो आपको याद ही रखने हैं और कोई बात ही नहीं है। एंगल ऑफ इमरजेंसी आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो दो चीजें आपकी पूछी गई हैं, ये चीजें मैं इस वजह से आपको बार बार बता रहा हूं। तो इसका मतलब मेरे को बार बार ये चीज दिखाई दी। तो ये जो पूरा फिनोमेनन हुआ जिसमें व्हाइट लाइट को तोड़ दिया गया 7 कलर में, इसी को बोला क्या, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ लाइट, अरे ये क्या है स्पेलिंग, इंटू चिंटल 7 कलर, 7 कलर में तोड़ दिया, इसको क्या बोला गया, डिस्पर्जन। अब जरा आगे की बात सुन लेते हैं। तो डिस्पर्जन हो गया तुम्हारा किसने, हाँ बिल्कुल सही। अब यहीं पे एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, एक लाइट का स्पेशल पैटर्न हमें ऑब्जर्व होता है, उसी पैटर्न को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम। तो मैं यहां लिख सकता हूं आराम से स्पेक्ट्रम, और यहां पे स्पेक्ट्रम ये है, यानी कि पैटर्न ऑफ लाइट। लाइट का एक पैटर्न यहां पे ऑब्जर्व होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब बहुत बढ़िया, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक। इसके बाद ब्लू आ गया, ब्लू के बाद में आपका आ गया, देखो जरा कौन सा है, ग्रीन, येलो, येलो, येलो के बाद ऑरेंज, और फिर आया तुम्हारा रेड। तो ये हमारी ये कलर है, 4 और 3 7, ठीक। अब एक बात बताओ, स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर आपने लाइट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इतना जरूर ज्ञान होगा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ वेव। अरे बाबा, जब ये वेव है तो इसके पास में फ्रीक्वेंसी होगी, इसके पास में क्या होगा, भूल गए यार, शक्ल ही ऐसी बना लेते हैं, वेव। जरा देखो, तो वेव क्या होता है, एक ऐसी चीज है जिससे एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। मैटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होता लेकिन एनर्जी का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यहां पे पार्टिकल क्या काम करता है, वाइब्रेट करता है एक जगह से दूसरे, डिंग 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 ऐसे ऐसे करके क्या काम करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। और इसी को मैं क्या काम करूंगा, एक डायग्राम की फॉर्म में बना लूंगा, और ये जो वाइब्रेशन है इसी को पूरे को डायग्राम की फॉर्म में हमने इस तरीके से इस डायग्राम की फॉर्म में ऐसे करके बनाया, यहां से और यहां तक एक ऑसिलेशन हुआ, इसी को हम बोलते हैं एक वेव बोल सकते हैं। अब जरा देखो, यहां से और यहां तक की वेव की लंबाई को वेवलेंथ कहा जाएगा, लेकिन सर थोड़ा डिफाइन करने में दिक्कत होगी। तो ऊपर वाली चोटी को क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाली चोटी को ट्रो कहते हैं। तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रो की बीच की लंबाई को कहा जाएगा वेवलेंथ, और इसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, लैम्डा से डिनोट करेंगे। यहां तक क्लियर? तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ठीक। अब जरा देखना, यहां पे एक शब्द और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको म्यू या एफ से आप लोग डिनोट कर सकते हो। एफ का मतलब सीधा सीधा हो गया एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम में पास हो रही है, उसी को क्या बोलोगे आप, फ्रीक्वेंसी बोलोगे। अब जरा देखो, तो मेरे को पता चल गया वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, इधर से इधर तक, यानी कि V से लेके I तक। हम V से कहां चल रहे हैं, बीच बीच में और लगा दे रहा हूं, V to I, सॉरी V to I बोलो, V to R, V2R। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सवाल बहुत पूछे जाते हैं यहां से। V से लेके R तक के बीच में क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अरे मास्टर पढ़ा ले, बदतमीजी मत कर, है ऐसा आ जाता है किसी किसी के बीच में। देखो तो क्या होता है, आपका लेमडा की वैल्यू बढ़ती है। क्या होता है, लेमडा की वैल्यू, यानी कि वेवलेंथ आपका इंक्रीज होता है, और जो फ्रीक्वेंसी है एफ है वो आपका क्या होता है, डिक्रीज। तीर पे जाइएगा, ठीक है ना, एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है। लेमडा की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, स्कैटरिंग,
स्कैटरिंग घटेगा, यानी कि लाइट का जो फैलने की टेंडेंसी, जो फैलेगी, वो क्या हो जाएगी तुम्हारी, घट जाएगी। और इसके घटने से भी वही चीज होगी, तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे, स्कैटरिंग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, ये घटा, यानी कि मैं बोल दूं स्कैटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, और स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेमडा के। जरा ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहां तक क्लियर हो गया। यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, स्कैटरिंग बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी घटती है, स्कैटरिंग घटती है। ये जनाब बढ़ेंगे तो ये घटेंगे, यानी कि लैम्डा बढ़ा, स्कैटरिंग घट गई, लैम्डा घटा, स्कैटरिंग बढ़ गई। यहां तक क्लियर है। अब जरा देखो, इसी की वजह से आप जब दूर से लाल चीजों को देखते हो तो बाकी कलर तो स्कैटर हो जाते हैं, लेकिन रेड कलर की चीजें आपको क्लियर दिखाई दे जाती हैं। वो रीजन क्या है सर, वो रीजन यही है कि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो वेवलेंथ ज्यादा होने से क्या होगा, वेवलेंथ ज्यादा हो गई, ज्यादा हुई तो क्या हुआ, उसकी स्कैटरिंग कम हुई। इसका मतलब वो फैलेगा कम, एक जगह इकट्ठा ज्यादा रहेगा। हम जब ऐसे करके उसे देखेंगे तो वो दूर से ही हमें दिखाई दे जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ आया, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से हम लोग खेल रहे हैं। ये पाली को आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप क्या काम करोगे, इसका फोटो ले लोगे, ले लिया होगा। देखो तो यहाँ पे इतनी चीज क्लियर हुई, यानी कि रेड कलर क्या होगा, आपको फार से दिखाई देगा, विजिबल फ्रॉम फार। अब फार्ट नहीं बोला, पाद नहीं है यहाँ पे, है ना, प्लीज ध्यान रखिएगा इन चीजों का, ठीक है ना। और जो वॉयलेट वगैरह कलर है, वॉयलेट, ये विजिबल फार से नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पे लिखूंगा लीस्ट स्कैटर्ड, और ये लिखा जाएगा क्या, मोस्ट स्कैटर्ड, ठीक है। और खास बात ये है, ये जो स्कैटरिंग है, ये स्कैटरिंग डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन, अभी हम लोग देखो कितने बढ़िया डिस्पर्जन पढ़ रहे थे, स्पेक्ट्रम पे आए, डिस्पर्जन पढ़ रहे थे, स्पेक्ट्रम पे आए, स्पेक्ट्रम से स्कैटरिंग पे कब आ गए हमें खुद पता नहीं चला। तो चीजें आप लोग ऐसी लिंक करके पढ़ोगे तो मजा आएगा। डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पार्टिकल। सर इसका मतलब जरा ध्यान से देखो, स्कैटरिंग आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करे, स्कैटरिंग आपका इस पे डिपेंड करे, स्कैटरिंग आपका किसके, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, या फिर मैं मीडियम लिख दूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मीडियम के पार्टिकल के साइज के ऊपर भी ये डिपेंड करती है। यहां तक क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो, तो मेरा इतना क्लियर हो गया भाई, ये चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक। अच्छा मैं एक थोड़ा सा पॉइंट बता दूं यहाँ पे, वो पॉइंट थोड़ा सा जरूरी है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि भाई, ना तो पूछ रहा फ्रीक्वेंसी, ना पूछ रहा क्या आपका वेवलेंथ, कभी कभी एनर्जी पूछ लेता है। तो एक फॉर्मूला आप याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं तो यही याद रखना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम। एक फॉर्मूला होता है, आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप ऐसे करके इस फॉर्मूले को याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो कोई इतनी ज़रूरत वाली बात नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बिल्कुल बेझिझक होके पूछ सकते हो कि हाँ जी गुरुजी हमें डाउट बता दो, भैया प्लीज़ डाउट बता दो। नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे की बात करते हैं, हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें करते रहेंगे, ठीक है। चलो, अगर आपको ये लगता है कि हाँ लेक्चर्स हमारे बड़े हो रहे हैं तो आप बोल सकते हो मैं इसको स्प्लिट भी कर सकता हूँ, है ना। बहुत बढ़िया। तो ये मेन चीज़ होगी। देखो चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे कायदे में यहाँ पे क्लियर हो गए। अगर आप, ठीक है ना, चाहो तो इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेट कर करके सारी चीज़ों को आप अब यहाँ पे कवर अप कर सकते हो। जैसे अब हम यहाँ पे 2-3 बातें यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। पहली चीज़ क्या है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हम लोग 2-3 बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसा कि पहला क्या आने वाला है हमारा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्या आएगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, के स्टार्स ट्विंकल क्यों करते, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक। दूसरा यहाँ पे आएगा कि यार हमें सनराइज पहले दिखाई दे जाता है, यानी कि सनराइज
सनराइज होने से पहले दिखाई दे जाएगा, और सन सेट हो गया है लेकिन उसके बाद भी हमें सूरज दिखाई देता है। ये दो चीज़ें हमारी यहाँ पे आने वाली हैं। फिर इसके बाद में एक और मैं आपको यहाँ पे छोटी सी बात बताऊँगा, जो कि मछली और किसके बारे में है, बिल्कुल चिड़िया के बारे में। वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार तुम्हें लगने वाला है। इसके बाद में हमें साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमें स्टार्स थोड़े से ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो इतने ऊपर नहीं है, वो थोड़े से नीचे हैं, इस तरीके से ऐसे करके। तो वो इनके अपरेंट पोजीशन है, वो सारी बातें आने वाली हैं, ठीक। फिर उसके बाद में स्कैटरिंग से जुड़े हुए सवाल आएंगे। तो स्कैटरिंग से जुड़े हुए क्या सवाल आने जा रहे हैं? स्कैटरिंग से जुड़े हुए जैसे स्काई ब्लू क्यों होता है, हमें पानी ब्लू क्यों दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा स्पेस में तो खुद सन है, लेकिन सन होते हुए भी वहाँ पे इतना अंधेरा क्यों होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें आएंगी। सनसेट और सनराइज के टाइम पे आप सभी को रेड, ऑरेंज, येलो कलर का स्काई या सन हमें रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, ठीक है। बादल सफ़ेद क्यों होते हैं, और नून के टाइम पे ये सारी चीज़ें, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं। तो क्वेश्चन आपके स्कैटरिंग, तो मैं पहले ही चाहूँगा कि हम लोग पहले जो स्कैटरिंग वाला पार्ट है वो कर लें, फिर डिस्पर्जन वाला पार्ट कर लेंगे, रिफ्रैक्शन, क्योंकि वहाँ पे तो अलग से ही हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो बढ़िया चीज़ रहने वाली है वो आपकी रहेगी कौन सी? हाँ, मेरे हिसाब से तो वही चीज़ ज़्यादा बढ़िया है कि हम लोग पहले क्या पढ़ लें, ठीक। तो बिल्कुल सही है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट का बिखरना, है ना, लाइट का बिखरना, ठीक है ना। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब जरा देखो, बिंदास जगास हो प्रभु, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जो आपका टॉपिक आने वाला है, पहला टॉपिक हम लोग उठाने जा रहे हैं कि स्काई आपका ब्लू क्यों दिखाई देता है। स्काई ब्लू से पहले आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे, टिंडल इफेक्ट। आपका इफेक्ट कौन सा है? टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। टिंडल इफेक्ट, एक मिनट पानी पी लूं। ठीक, हाँ, एक चीज़ और मैं बोल दूँ, अगर आप कंटिन्यू इतनी लंबी एक साथ बड़ी क्लास ले रहे हो तो उसमें 40 मिनट के बाद में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप रुक सकते हो 5-7 मिनट ऐसे ऐसे करके, दूर दूर देखो आराम से, नहीं तो आइज़ पे इफेक्ट पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि आइज़ पे इफेक्ट पड़े, इसी वजह से मैं ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मुझे बनानी पड़ रही है। क्यों बना रहे हो? बस करो, ठीक है। देखो ज़रा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जब कभी भी एक कॉलाइड्स, अब ये कॉलाइड क्या आ गया? कॉलाइड क्या है? एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल का साइज कहाँ से 1 नैनोमीटर से आपका 100-10,000 नैनोमीटर तक का हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलाइड बोलते हैं, ठीक। अब जरा देखो, तो कॉलाइड से जब कभी भी एक लाइट पास होती है या बीम ऑफ लाइट ऐसे करके पास होती है, तो ये बीम ऑफ लाइट को ऐसे करके फैला देता है चारों तरफ, ऐसे जूम ऐसे करके, ठीक है। तो इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है? आपका टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ये इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है जब कभी, जैसे मान लो ये घर है, इस घर से यहाँ से सनलाइट एंटर कर रही है और यहाँ पे हमारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, ऐसे डस्ट पार्टिकल हमें चमकीले चमकीले से दिखाई दे जाते हैं। तो ये जो इफेक्ट है, ये कौन सा है तुम्हारा? टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ कॉलाइड इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। अब आगे की बात देखो, तो टिंडल इफेक्ट मेरे को पता चल गई भाई, ये चीज क्या है? तुम्हारी टिंडल इफेक्ट है। नेक्स्ट जरा देखो, वाई स्काई इज ब्लू। स्काई ब्लू क्यों होता है? देखो, मान लेते हैं मेरे पास में सारे कॉन्सेप्ट एक ही चीज में समझाने की कोशिश करूंगा, पर क्वेश्चन मेरा एक ही है, बार बार चीजें वही आएंगी। मान लेते हैं मेरे पास में ये मेरी अर्थ है, गोल गोल पानी, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया। यहां पर छुटकू से आप शाहरुख खान, हे किरण, है ना, ऐसे करके बैठे। तो इधर साइड में आपका ऐसे करके हॉरिजॉन आ जाएगा, इधर भी क्या आ गया? हॉरिजॉन। भाई साहब एक बात ध्यान रखें, इक्वेटर यहाँ है ना, हॉरिजॉन है वो ऊपर, ठीक है। हॉरिजॉन ऐसे ऐसा लगता है ना, धरती और आकाश ऐसे करके मिल रहे होंगे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? हॉरिजॉन, ठीक है। तो सन मान लेते हैं इधर साइड से हमारा राइज कर रहा होगा, सनराइज, तो इधर ईस्ट मान ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। उधर मान लो, तुम्हारी मर्जी है, हमने इधर मान लिया, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी नियम नहीं है,
इधर साइड में सन ऊपर जा रहे हैं, ऐसे घूम के इधर आ जाएंगे। अब तुम कहोगे यहां तो काले थे या नीले हो गए, अब यार पेन का फर्क है। जैसे ही सन ऊपर पहुंचेगा यहाँ पे 3 पोजीशन आपकी सन की दिखाई देगी। इसे भी नीला ही कर दूं, नहीं तो आधे ज़्यादातर इसी में लगे रहेंगे। ये नीला बना रहा है मास्टर, यहाँ पे कभी सन को काला कर देता है, कभी नीला कर देता है। सही है, तो ये हो गया। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ आया? बहुत बढ़िया, शानदार। अब जरा देखो तो मेरे को इतनी बात पता चली, यहाँ से सन आया, यहाँ से डाउन जा रहा है, यानी कि यहाँ से सनराइज हो रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, सन सेट। सर सन सेट हो रहा है किससे? ये भी सेट होने लगे अब यार। ठीक है, यहाँ पे सनराइज सनसेट, यहाँ पे क्या है, नून का टाइम है ऊपर। देखो अगर मैं कंपेयर करूं कि यहाँ से और यहाँ तक लाइट को कहाँ ज़्यादा डिस्टेंस, यहाँ पे ऐसे करके लिख ले रहे हैं हॉरिजॉन, ये मान लेते हैं हम लोग y, यहाँ से यहाँ तक भी मान लेते हैं ये क्या है तुम्हारा y है, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं क्या तुम्हारा x है। तो मैं अगर बात करूं तो ये आपका जो y है ये ज़्यादा होता है किससे, x से। यानी कि लाइट को यहां से यहां तक आने के लिए लाइट हैज टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस, लाइट ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस, लाइट ज्यादा डिस्टेंस, ऐसे इधर ऐसे इधर। और यहां पे क्या हो रहा है, लाइट ट्रेवल्स लेस डिस्टेंस। लाइट क्या काम कर रही है, कम डिस्टेंस चल रही है। इसका मतलब यहां से लाइट रे आ रही है, बीच में कॉलॉइड्स के पार्टिकल यानी कि एटमॉस्फेयर के आपको पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, और ये एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल है, जो लाइट आ रही होगी इसको स्कैटर करेंगे, ऐसे ऐसे करके फैला देंगे, और कहीं कहीं तो इसको फैलाएंगे और क्या काम करेंगे, इसका डिस्पर्जन भी कर देंगे, यानी कि इसको ब्रेक भी करेंगे। और साथ में जब ये ब्रेक होगी तो सर जरा देखना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कम है, जिसकी वजह से आपकी जितनी भी बाकी लाइट है वो इतने अच्छे से स्कैटर नहीं हो पाएंगी। दूसरा, यहां पे जो पार्टिकल का जो साइज है वो क्या होगा, जैसे पार्टिकल का साइज है वो ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर कर रहा होगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा क्या कि ब्लू लाइट स्कैटर मोस्ट, है ना। बोल दिया मैंने कि हाँ सबसे ज्यादा वॉयलेट होगी, लेकिन बाद में क्या हो रही है, ब्लू लाइट क्या हो रही है आपकी, स्कैटर हो रही है बाय द पार्टिकल ऑफ एटमॉस्फेयर। दूसरा रीजन क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि जो डिस्टेंस है यहाँ से ऑब्जर्वर से और सन के बीच का वो थोड़ा सा क्या है, कम है, जिसकी वजह से डिस्टेंस कम चलना पड़ेगा, तो आपकी जो सबसे ज्यादा लाइट फैलेगी वो ज्यादा दिखाई देगी। और सबसे ज्यादा उस टाइम पे लाइट कौन फैल रही है, ब्लू फैल रही है। तो जब ब्लू फैल रही है तो एज डिस्टेंस इज लेस बिटवीन सन एंड ऑब्जर्वर ड्यूरिंग नून, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी सबसे ज्यादा जो लाइट फैलेगी वो दिखाई दे जाएगी। जो फैल रही है सबसे ज्यादा वो कौन सी है, ब्लू फैल रही है, तो हमारा जो स्काई है वो कैसे दिखाई दे जाएगा, हमें ब्लू कलर का दिखाई दे जाएगा। समझ में आया, पक्की बात। तो सर क्या रेड नहीं आएगी, रेड भी फैलेगी लेकिन डिस्टेंस कम है, सही है। और ज्यादा लाइट कौन सी है, ब्लू है। मैं छोटी सी लाइट रेड जला दूं, पूरे में नीला नीला दिख दू, तो रेड तो आपकी वैसे भी ढक जाएगी ब्लू से, तो वही वाला हिसाब यहाँ पे हो गया। तो सर फिर सन यहाँ पे ऐसे करके पानी भरा रहता है, वो कैसा है भाई, वो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सर जरा देखना, जब कभी भी यहाँ से दोबारा बनाता हूँ ये वाला फोटो थोड़ा सा क्लियर करके, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन है, ये राजी सन। अब जरा देखो, यहां से लाइट रे निकल के मान लो इस तरीके से ऐसे करके आ रही है, ये लाइट रे ने बेंडिंग दिखाई, यहां से लाइट रे निकली, लाइट रे ने बेंडिंग दिखाई, ऑब्जर्वर की खोपड़ी पे यहाँ पे लाइट रे पड़े। तो जरा देखो अब क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो सन नीचे था वो सन ऊपर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे जो सन नीचे था वो सन एक्चुअल में ऊपर नहीं हुआ है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या होना है, ऐसे दो सन
दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब जरा देखना, लेकिन रियली में कितने सन है हमारे, एक ही सन है, जिसकी वो हमें क्या काम हो रही है, एक वर्चुअल, एक इमेजिनरी, एक आर्टिफिशियल, या फिर मैं बोलूं अपने आप ही एक अजीब ही पोजीशन बन गई, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपरेंट पोजीशन। और इस एपरेंट पोजीशन में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 मिनट का। तो इसका मतलब जो सन नीचे चला गया है वो ऊपर हो जाएगा, और जो सन नीचे है वो कहां हो गया, ऊपर हो गया। तो हमें सनराइज और सनसेट पहले दिखाई दे जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब जरा देखो दूसरी बात, पहली ये चीज तो यहां क्लियर होगी, ये तो बात की बात है। फिर क्या हुआ, जब यहां से लाइट रे ऐसे ऐसे करके आ रही है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कैसा है तुम्हारा, ज्यादा है। ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से जितनी भी लाइट रेज है वो सारी की सारी स्कैटर होंगी। 3 लाइट रे यहां पे बच जाती है, वो कौन कौन सी हैं सर, कौन कौन सी बच गई, 3 लाइट रे कौन कौन सी बच गई, ऑरेंज, येलो और रेड। और सन तो बहुत दूर है, तो येलो और ऑरेंज भी स्कैटर हो जाती है। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें सन रेड दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, रेड। और आसपास का जो वातावरण है, ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से देखो ब्लू स्कैटर हो गई, वॉलेट स्कैटर हो गई, सब स्कैटर हो गई हमारी, ठीक है ना। इंडिगो भी स्कैटर हो गई, और मतलब गायब भी हो गई, इतनी स्कैटर हो गई। और हमें जो सन है वो किस तरीके का दिखाई देता है, हमारा रेड कलर का दिखाई देता है। और आसपास का जो एनवायरमेंट है हमें रेड, ऑरेंज, येलो इस तरीके का दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट मैं आगे की बात करता हूं, जरा इसी डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा फिर से। तो सर ऊपर जब सन होता है तो हमें ये ऊपर जब हम दोपहर के टाइम पे देखते तो व्हाइट क्यों दिखाई देता है सर, फिर से वही बात, जब हम यहाँ पे सन हमारे खोपड़ी के ऊपर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, सोचो जरा एक बारी। जब सन खोपड़ी के ऊपर है तो डिस्टेंस कैसा है, कम, लाइट रे ज्यादा स्कैटर नहीं हो रही है, फैलने से पहले इकट्ठी इकट्ठी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ब्लू कलर की लाइट थोड़ी बहुत प्रोपोर्शन में क्या हो गई है, स्कैटर हो गई है, जिसकी वजह से हमें स्काई नीला दिखाई देता है। लेकिन जो सन से लाइट रे आ रही हैं, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो कैसी दिखाई दे जाता है वो, जब कैसा है, कैसा है, व्हाइट है। क्यों, क्योंकि स्कैटरिंग क्या हुई है, वहां पे कम हुई है। स्कैटरिंग कम होने से क्या होगा, जितनी भी लाइट रे के प्रोपोर्शन है विबग्योर के, वो एज इट इज ही बने हुए हैं। तो जब सारी लाइट रे फैली नहीं है, वो एक जगह पे इकट्ठी है, तो हमें कैसी दिखाई देगी, व्हाइट दिखाई देगी। जिस वजह से ऊपर पहुंचने पे हमें सन कैसा दिखाई देता है, व्हाइट, इधर में रेड, इधर में रेड। समझ में आ गया, बिल्कुल बढ़िया, यहां तक हो गया। सर दोपहर में क्यों तुम्हारा येलो येलो दिखाई दे, जब लाइट रे हमारे पास में आती रहती है तो लाइट जो स्कैटर होती है वो कौन सी हो जाती है, येलो, जिसकी वजह से हमें जो सनराइज सनलाइट है वो व्हाइट की जगह पे कैसी दिखाई देती है, येलो कलर की दिखाई दे जाती है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात हो गई, यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पक्का सर। तो फिर यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से ऊपर अगर हम लोग चले जाएं या बादलों से ऊपर चले जाएं तो वहां पे क्या होता है, हमारे पूरे पे ब्लैक 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 रहता है, यानी कि स्पेस में कोई डार्कनेस क्यों है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, क्योंकि वहां पे लाइट रे की स्कैटरिंग नहीं हो रही है। समझ में आया। तो इसी डायग्राम से आपके कितने क्वेश्चन, स्काई ब्लू क्यों होता है, यहाँ पे रेड, सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेड क्यों दिखाई देता है, इसके बाद में एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो स्पेस है आपको कैसे कलर का दिखाई देता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। सर नून के टाइम पे ब्लू क्यों, सॉरी सन जो है हमारा वो कैसा व्हाइट क्यों हमें दिखाई देता है। ये सारी बात एक एडिशनल हमने बताया कि आपको येलो कलर की सनलाइट क्यों दिखाई देती है, ठीक है। तो ये सारे सवाल हो गए। सर अगर आपने यहाँ पे गौर करी होगी तो यहाँ पे मैंने एक सवाल का जवाब और दे दिया, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन अपीयर्स अबव द हॉरिजॉन, ठीक है ना, हॉरिजॉन से ऊपर दिखाई देती है, बट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन इज बिलो द हॉरिजॉन, ड्यू टू विच द सन राइजेस 2 मिनट एडवांस, मतलब 2 मिनट पहले, 2 मिनट बिफोर, एंड सेट 2 मिनट आफ्टर इट अपीयर्स। ऐसा हमें दिखाई देता है। जरा देखो, अगर यहां पे सितारे हैं और यहाँ ऑब्जर्व है तो लाइट रे ऐसे आएगी, बार बार बहुत दूर से लाइट रे आ रही है, बार बार मल्टीपल टाइम रिफ्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से एक अपरेंट पोजीशन हमें बार बार दिखाई देगी। लाइट रे बेंडिंग 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 शो करेगी, जिसकी वजह से हमें लगेगा स्टार्स क्या कर रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें दिखाई देता है कि स्टार्स क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टार फार क्यों दिखाई दे रहे, भाई क्लियर सी बात है यार, ऊपर दिखाई दे रहे, क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से अपरेंट पोजीशन हमें
दिखाई दे जाती है, उसकी ऊपर दिखती है। ठीक, अब जरा देखो, मान लो एक मछली है, ये रही यहाँ पे, कितनी वाहियात मछली बनाई है सर, समझ लो बस। यहाँ पे एक चिड़िया है, चिड़िया मछली को देखेगी तो लाइट रे बेंड होगी, जिसकी वजह से मछली हमें ऊपर दिखाई देगी। यानी कि चिड़िया मछली को देख रही है तो मछली की अपरेंट पोजीशन यहाँ कहीं ऊपर दिखाई देगी, लेकिन मछली जब चिड़िया को देखेगी तो मछली ऊपर ऐसे करके देखेगी, अच्छा ऐसे हो रहा है। इसका मतलब जरा सुनो, जब हम लोग डेंसर से रेयरर में देखते हैं तो चीजें ऊपर हो जाती है, और जब रेयरर से डेंसर की तरफ देखते हैं तो चीजें ऊपर उठ के आ जाती है। समझ में आया? पक्की बात है। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो इस वजह से इस चिड़िया को ऐसा लग रहा होगा मछली ऊपर है, मारो डाइव। इसको लग रहा होगा अभी तो चिड़िया बहुत ऊपर है, काहे इतनी जल्दी नहीं है, नीचे नहीं जाना अपने को। ठीक है, तो ये सारी बात है, ये मछली फंस जाती है इस चक्कर में और चिड़िया को मजे आ जाते हैं। सही है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो कायदे में ये सारी बातें होगी हमारे चैप्टर के बारे में। ठीक, यहाँ पे एक चीज आप लोग देखिएगा, जब मैं दो प्रिज्म को, एक को सीधा एक को उल्टा रखूंगा और 7 कलर की लाइट को कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास में फिर से एक व्हाइट कलर की लाइट यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, और बाकी अगर आपको कोई चीज़ और डिटेल में समझनी है तो हम लोग और क्लियर कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर ये चीज़ हमारी ज़्यादा क्लियर नहीं हुई है, इसके बारे में एक छोटी सी, लंबी सी, मोटी सी, ताजी सी, जैसी चाहो आप वीडियो बनवा सकते हो। इसके अलावा आपको कोई और डाउट होता है तो आप क्या काम करो, ऐप पे आ जाओ, ऐप का वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, जिसकी वजह से आप लोग आराम से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। इसके अलावा हम लोगों के वहाँ पे कुछ कोर्सेज भी पड़े हुए हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर एनिमेटेड वीडियोस से आपको समझाया गया है, साथ में मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पे नोट्स, क्वेश्चन सेट, टेस्ट, सब चीज़ें वहाँ पे मिलती रहती है। तो इस वजह से कोई भी अपडेट होगा तो आपको ऐप पे आना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर और कुछ मज़ेदार चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होगी। देखो, ये जितना भी मैंने लास्ट में भी बताया, स्टार्टिंग में भी बताया, पूरे कॉन्सेप्ट समझाया, उसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने बहुत कम टाइम में मजे लेते लेते पढ़ा है, बिल्कुल किसी बर्डन के बिना। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि इसकी आपको थ्योरी नहीं मिलेगी, थ्योरी मिलने के लिए आपको ऐप पे आना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चलो तो मिलते हैं, धन्यवाद। अरे हाँ यार, एक चीज़ भूल गया, लाइक शेयर वेयर कर दो भाई।